सो हाय एवरीवन, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से अपन यूआरएल सेट करते हैं, किस तरह से पार्टिकुलर यूआरएल्स के लिए पार्टिकुलर व्यूज फंक्शन लिखते हैं। और ये चीज आपने देखा था। अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो आप अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा शायद से कि किस तरह से अपन यूआरएल्स पे यूआरएल डिफाइन करते हैं, किस तरह से व्यूज नाम के जो मॉड्यूल था उसमें किस तरह से उस पार्टिकुलर यूआरएल का अपन व्यूज फंक्शन लिखते हैं। और देखिए पार्टिकुलर यूआरएल्स का पार्टिकुलर व्यूज होता है हमारा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए होम था, तो होम के लिए होम नाम का फंक्शन था। अबाउट था तो अबाउट के लिए अबाउट नाम का फंक्शन था, ये देखिए। और बाकी ये देखिए, क्योंकि व्यूज मॉड्यूल है, इसको हमने इंपोर्ट किया है तो इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। तो व्यूज डॉट होम ये चीज आपको मॉड्यूल मैंने सिखाया था। जब मैं मॉड्यूल पढ़ा रहा था ना, आपको सिखाया था किस तरह से किसी दूसरे मॉड्यूल को, मॉड्यूल मतलब बेसिकली एक पाइथन की फाइल, तो किस तरह से अपन इंपोर्ट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। और बेसिकली नाम उसको देना होता है जेंगो के अंदर, राइट। तो ये चीज अब देखो, ये एडमिन है, तो जिस तरह से एडमिन एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल्स ये जेंगो का अपना फीचर्स है, ठीक है। इसलिए ये जब भी आप एडमिन करो खोलोगे ना, तो अभी हालांकि एरर देगा एडमिन करोगे तो, क्योंकि अभी आपने डेटाबेस बनाया नहीं है, ठीक है। तो जब आप डेटाबेस बनाओगे, यहाँ देखो इसको भी इंपोर्ट किया गया है, जेंगो डॉट कंट्रीब इम्पोर्ट एडमिन फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब, ठीक है। तो ये जेंगो का अपना ऑथेंटिकेशन है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीज़ आपने देखा था। और ये चीज़ आपने एक चीज़ और देखा था कि किस तरह से आपने एचटीएमएल फाइल को ऐड किया, ठीक है? किस तरह से आपने एचटीएमएल फाइल को ऐड किया। हालाँकि ये ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से आप मैसेज भी भेज रहे थे, ठीक है? यहाँ से आप मैसेज भी भेज रहे थे। तो जो मैसेज आपने देख लिया कि वो आपके जो वेबसाइट है या फिर आपका जो ब्राउज़र है, वहाँ तक आपका मैसेज जा पा रहा है, तो आप बेझिझक आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एचटीएमएल की फाइल भी सेंड कर सकते हो। राइट, यह तक आपको क्लियर था। तो जितने एचटीएमएल फाइल थी, जितना सब कहाँ रख रहे थे अपन, टेम्पलेट्स के अंदर। अच्छा, मैंने आपको सेटिंग्स का टूर भी कराया था, जहाँ पर आपको टेम्पलेट्स की फाइल को बताना होता है, एक पाथ देना होता है, ठीक है। कि आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, आप बेस डायरेक्टरी को बता दो कि वो आपको इंक्लूड कर ले, राइट। और ये इंस्टॉल्ड एप्स है, जहाँ पर जो आपका मैन ऐप है, अभी मैंने सिर्फ उतना ही लिखा था। हालांकि बहुत सारे ऐप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स की अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें एक पैनल बायर का होना चाहिए ना, जो खरीदने वाला है, जहाँ पे आप उसको पूरा का पूरा डेटाबेस से सामान दिखाओगे। एक सेलर का पैनल होना चाहिए, जहाँ पर वो अगर वो बेचने वाला है तो वो सामान को ऐड कर सके, वो सामान को देख सके कितना सेल आउट हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने बचे हैं हमारे पास। तो एक सेलर का होना चाहिए, एक बायर का होना चाहिए, एक एडमिन का होना चाहिए, कि जो आप दोनों का देख सके कि कौन से सेलर का कितना सामान बिका या फिर किस पर्टिकुलर यूजर ने कितना खरीदा। मतलब एक एडमिन का भी पैनल होना चाहिए। आप वो कैसे डिजाइन करोगे, वो तो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो यही होता है बेसिकली ऐप। अलग अलग ऐप, अभी मैं एक ही ऐप बनाया हूँ, तो आपको आगे जब चलेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको और भी ऐप बना के दिखाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली आप देखोगे तो अमेजिंग हो जाओगे, तो इसलिए मैंने अभी बताया नहीं। और स्टैटिक, आज बेसिकली मैं स्टैटिक ही बताने वाला था। क्योंकि क्या होता है, जब एचटीएमएल और सीएसएस आप ऐड कर देते हो ना, एचटीएमएल, तो उसके बाद आपको सीएसएस और जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना होता है। मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है? अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ये सब चीज़ ऐड करना होता है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाई, तो उसमें हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आप उसमें ये सब एचटीएमएल ऐड करो, सीएसएस ऐड करो, ये सब कुछ ऐड करो, राइट? तो इसके लिए स्टैटिक नाम का फ़ोल्डर मैंने बनाया था और उसका पाथ हमने यहाँ दे दिया था, ठीक है? अब उसका यूज़ कैसे करते हैं, वो देखना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देख लिया था यूआरएल्स कैसे काम करता है। देखिए, मैं एक और यूआरएल्स बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले आप index.html को ऐड करना सीख गया, आप about.html को ऐड करना सीख गए, settings.html को सबको ऐड करना सीख गए, ठीक है। अब देखिए, इंडेक्स मतलब कोई एचटीएमएल का पेज, तो इसमें जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होगा, आपकी मर्जी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो मर्जी के हिसाब से होगा, लेकिन आप देखिए, आपने अगर एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ा है, तो दो तरह का होता है सीएसएस। एक इनबिल्ट सीएसएस होता है, जो आप या तो इस टैग के अंदर लिख दो, और दूसरा एक सीएसएस होता है, या फिर कहीं स्टाइल नाम का वो बना दो, जैसे इस तरह से STY स्टाइल नाम का एक ऐसा टैग बना दो, ठीक है। ये एट्रीब्यूट बना दो स्टाइल नाम का, और इसके अंदर सारा का सारा स्टाइल आप लिख दो, राइट। तो इतना चीज आपको पता है, इस तरह से कर सकते हो। तो दो चीज, और या तो इसी के अंदर जैसे दिस इज, एक सेकंड मैं लिखता हूँ, या तो आप इसी के अंदर स्टाइल लिख दो। मान लीजिए कलर कर देता हूँ ये एक्वा, ठीक है। एक्वा नहीं करता हूँ मैं, येलो कर देता हूँ, येलो, ठीक है। और ये कौन से पेज को, ये index.html कौन रिडायरेक्ट कर रहा है,
व्यूज फंक्शन देखेंगे, कहाँ लिखा था, हाँ होम, जब होम क्लिक करने वाले हैं तो यहाँ देखिए होम है, और इसको करते रिफ्रेश, देखिए ये क्या हो गया, येलो कलर हो गया। तो हमने क्या स्टाइल ऐड किया, कहाँ, इंडेक्स वाली पेज पर, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट वाली पेज पर स्टाइल, अच्छा स्टाइल ऐड करने का एक और तरीका होता है, या तो मैं यहाँ ना करूँ, ठीक है, मैं इस स्टाइल नाम का एक टैग बना दूं और इसी के अंदर लिख दूं कि ऐसे डॉट h1 होता है ना, डॉट h1 इस तरह से, और मान लीजिए कलर हो गया आपका मान लीजिए ब्लू, ठीक है। देखिए होता है कि नहीं, नहीं हुआ, शायद से हच लगता है मेरे ख्याल से। हाँ, H1 ये हो गया। तो बेसिकली HTML CSS में उतना नहीं दिखता, ठीक है। तो H1 जैसे आपका ये भी है कि अब आप जितने H1 लिखोगे बेसिकली एक क्लास, अच्छा अच्छा यहाँ पे आप क्लास भी दे सकते हो। तो ये H1 टैग के लिए लिया, हाँ अब समझ में आया क्यों नहीं ले रहा था। अगर क्लास आपको लिखना है तो मान लीजिए H1 क्लास लगा दिया तो यहाँ पे डॉट लगता है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो क्लास बेसिकली अगर आप क्लास वहाँ पे डिफाइन कर दोगे किसी एट्रीब्यूट के अंदर, तो वो क्या होता है उस पार्टिकुलर क्लास, जैसे अब ये H1 जितना भी आप लिखोगे, मान लीजिए 3 बार मैंने लिख दिया, ये 3 बार ही ये होगा, ठीक है। और लेकिन अगर मैं H1 ही लिखा, लेकिन अगर क्लास H2 कर दूं, ठीक है, तो देखिए एक नहीं होगा, देखिए ये वाला नहीं हुआ। क्यों, ये सब चीज आपको पता है, मैं इसे रिकॉल कर दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि भले ही H1 है ये, लेकिन क्लास इसका H2 है और मैं डॉट लगाया हूँ, इसका मतलब क्लास के लिए आऊँ। लेकिन अगर डॉट ना लगाऊं, ये H1 टैग के लिए हो गया। अब चाहे इसका क्लास भले ही H2 हो, लेकिन टैग तो H1 है। देखो तीनों का तीनों वो हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहरहाल ये आपको बता रहा था कि देखिए क्लास H1 है, क्लास H1 है, और इस क्लास के लिए हमने कोड लिख दी, CSS लिखा, ठीक है। ये तो इनबिल्ट हो गया कि जिस फाइल में आप लिख रहे हो उसी फाइल के अंदर लिख दिया। तो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो किसी टैग के अंदर स्टाइल लिख दो, लेकिन हाँ टैग के अंदर स्टाइल आप तब लिखोगे जब एक या दो स्टाइल लिखना हो, सिर्फ और सिर्फ कलर लिखने हो, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लगाने हो, इतना। लेकिन एक टैग के लिए जब आपको 50 60 200 लाइन का या 300 500 लाइन का 1000 लाइन का CSS लिखना हो, तब जाके तो आप इस फाइल के अंदर भी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इंडेक्स मतलब जो भी HTML का पेज होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा आप रखते हो, ठीक है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डिजाइन रखते हो। तो HTML का कोड लिखोगे या CSS लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें HTML लिखोगे। लेकिन आप करते क्या हो, बेसिकली जब HTML और CSS की आप फाइल रेडी करते हो ना, तो आप क्या करते हो, CSS का एक फोल्डर बना लेते हो, ठीक है, CSS का एक फोल्डर बना लेते हो और उसके अंदर आप CSS लिख देते हो, और मेन फोल्डर में जो मेन HTML की फाइल होती है उसके अंदर आप उस CSS को आपको याद होगा आप उसको मैच करा देते हो या फिर लिंक कर देते हो, ठीक है। लिंक कर देते हो ना, जैसे आपको एक लिंक नाम का शायद टैग होता है, लिंक, हाँ समथिंग ऐसा, तो लिंक कर देते हो आप, ठीक है। तो लिंक कर देते हो, ये क्या करता है उस फ़ोल्डर के अंदर जो उस फ़ाइल रखी है CSS का, उसको कनेक्ट कर लेता है। तो आप चाहे जितना कुछ चेंजेस करो, आप उसमें कर सकते हो। तो इसको जेंगो में थोड़ा-सा ना, आप आपको पता है टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स HTML वाली फ़ाइल रखते हैं और स्टैटिक के अंदर CSS वाली और जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल रखते हैं। इमेजेस हो गया, ये सब कुछ स्टैटिक के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब जेंगो का प्रोडक्शन बेसिस पर देखोगे ना, जब डिप्लॉय करोगे, होस्ट करोगे जेंगो के प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे स्टैटिक फ़ोल्डर अलग रखना पड़ता है, टेम्पलेट्स को अलग रखना पड़ता है, WSGI, व्यूज़, यूआरएल इन सबको अलग एनवायरनमेंट में रखना होता है, ठीक है? ये सब प्रैक्टिस करते-करते आपको हो जाएगा, 1-2 प्रोजेक्ट बना लोगे तो। तो स्टाइल देखो यहाँ लिखा मैंने, मैं क्या करता हूँ एक HTML की फाइल कॉपी करता हूँ। ठीक है, अपन क्या करते हैं W3 स्कूल्स एक रजिस्ट्रेशन पेज लेते हैं, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन पेज एक नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन पेज ले रहे हैं अपन। तो देखो ये एक रजिस्ट्रेशन पेज है W3 स्कूल्स का, ठीक है? तो अपन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ HTML का कोड है, इस पूरा कोड को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है? और इसको मैं कहाँ डाल देता हूँ, चलिए क्या करता हूँ मैं टेम्पलेट्स के अंदर एक नया फाइल बना देता हूँ। मान लीजिए registration.html, reg.html, और इसके अंदर मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसका कॉपी करूँ पाथ, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक में रन कराऊं, तो ये देखो रन हो गया, ये स्टैटिक पेज है, देख रहे हो यहाँ पे स्टैटिक पेज है, राइट। पर मैं इसको स्टैटिक में नहीं, इसको डायनामिक में रन कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे मैं क्या करूँ, एक यूआरएल ले रहा हूँ और यूआरएल मान लीजिए REG रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है ना, और रजिस्ट्रेशन नाम का एक फंक्शन बना दूंगा, उसका नाम REG रख दूंगा। अच्छा अभी देखिए एरर आ गया होगा, देखिए एरर आ गया, क्योंकि आपने बड़ा REG नाम का जो यूआरएल के अंदर ये बनाया है, ये फंक्शन जो लिखा है व्यूज में, तो व्यूज में REG नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ reg। बाय डिफॉल्ट ये क्या लेता है, request रिक्वेस्ट, ठीक है। और रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, आपको जो रिटर्न करना है। अगर एचटीटीपी रिस्पांस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैसेज रिटर्न करेगा। मुझे मैसेज नहीं रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना है, पेज रिटर्न करना है, जिंदा एक, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लीजिए और reg.html। अच्छा, आपको कोई अगर डाउट हो रहा है ना, अभी इनकेस अगर आप कर रहे हो तो आप जस्ट वीडियो को रोको और लाइव चैट में आप लिखो, मैं यहाँ ऑनलाइन हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा रिप्लाई करूंगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो, राइट। तो जैसे reg.html कर दिया मैंने, अब देखिए कोई एरर नहीं हुआ होगा, मतलब सर्वर हमारा बेफिक्रे चल रहा है। तो होम के जगह पे क्या करते हैं, फिर से वही मैं 127.0.1/1000 करता हूँ और /reg, जो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन नाम का यूआरएल बनाता हूँ। reg छोटा हो जाता है, क्योंकि मेरे ब्राउजर में पहले से बहुत सारा सेव है ना रजिस्ट्रेशन। और इस यहाँ भी क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन नाम का फंक्शन। चलिए, जैसे रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, देखिए हमारा सर्वर रन है, और जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ये सब कुछ आ गया, ठीक है, ये फाइल आ गया। बहरहाल हम इस फाइल को नहीं देख रहे हैं, फाइल को कैसे जेंगो के में एचटीएमएल की फाइल को अपन लोड करते हैं, ये सब तो आप सीख गए, ठीक है। मैं ये आपको बता रहा था कि reg.html है ना ये फाइल, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखो तो ये सब चीज आपको पता होगा। क्या पता होगा, ये जो h1 टैग में लिखा हुआ है रजिस्टर, ये जो p टैग में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, फिर उसके बाद लेबल है ईमेल का, ये देखिए ईमेल का, और फिर देखिए इनपुट टैग है टेक्स्ट मतलब नेम ईमेल, ये सब कुछ है, ठीक है। अब इसका जो सीएसएस है ना, वो इसके साथ नहीं, यहाँ देखिए यहाँ स्टाइल, स्टाइल है ना लिखा हुआ, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, कहाँ स्टाइल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्टाइल को यहाँ से एक बार हटा के देखता हूँ, यहाँ से करते हैं स्टाइल को, कहाँ तक है, यहाँ तक है, मैं निचोड़ लेता हूँ इसको, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कर दिया। अब इसको रन कराते स्टाइल आता है क्या, देखो, अब ये बिना स्टाइल का हो गया, ठीक है। अब एचटीएमएल पेज तो है पर स्टाइल नहीं है, तो पर अब देखो, अब सीखना हमें ये है कि जेंगो में कैसे करते हैं। अब ये स्टाइल तो है ही नहीं इसके अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल का पेज है, ये तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, पर इसमें स्टाइल ऐड करना भी बाकी है। लेकिन स्टाइल तो था, मैंने हटा दिया, क्योंकि स्टाइल मुझे यहाँ नहीं रखना है। स्टाइल मुझे कहाँ रखना है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ये देखिए स्टैटिक है ना, यहाँ स्टैटिक फोल्डर, इसके अंदर रखना है। तो स्टैटिक पे राइट क्लिक करिए और न्यू फाइल बनाइए। क्या बनाओगे, मान लीजिए आप बना रहे हो सी एस एस नहीं, स्टाइल STYLE स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। CSS वाली फाइल कहाँ बनाया मैंने, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, आप कोड को पेस्ट कर दो। अच्छा, ये टैग स्टाइल का हटा दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टाइल को ही सपोर्ट करता है, डॉट CSS वाली फाइल है ना, ठीक है। तो अब देखो, ये सारा का सारा जो भी स्टाइल था, ये मैंने स्टाइल डॉट CSS के अंदर डाल दिया, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ठीक है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब करते हैं रिफ्रेश, अब भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसको लिंक तो करना पड़ेगा ना, ये HTML वाले पेज को, HTML वाले पेज को लिंक तो करना पड़ेगा। कैसे लिंक करोगे, लिंक जैसे ही करोगे, जैसे यहाँ डॉक टाइप HTML से शुरू होता है ना, सबसे ऊपर में आप परसेंट लोड स्टैटिक और फिर परसेंट, ठीक है, परसेंट लगा, ये कर्ली ब्रेसेस खोलोगे और परसेंट लगाओगे, लोड स्टैटिक, लोड स्पेस स्टैटिक परसेंट, और ये क्लोज कर दोगे, ठीक है। चलिए अब देखते रन हुआ कि नहीं, अभी भी क्यों नहीं आया जी, क्योंकि इसमें आपने उस फाइल का लिंक नहीं किया है। आपने स्टैटिक को लोड तो कर दिया है कि स्टैटिक फाइल इसके अंदर जो भी होगी वो स्टैटिक फोल्डर से आना है, ठीक है, इसके अंदर जो भी CSS का फाइल होगा वो स्टैटिक फोल्डर से आना है। लेकिन आपने उस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है उसका लिंक तो दिया ही नहीं, तो उसका लिंक कैसे देते हैं, इस तरह से लिंक, और क्या देते हैं, REL समथिंग देते हैं ना, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट ऐसा कुछ, और उसके बाद है टाइप, उसका टाइप या टेक्स्ट स्लैश CSS, और ये चीज लिखने के बाद पाथ देते हैं, कहाँ पर आपकी CSS की फाइल पर ही है। पाथ कैसे देते हैं, HREF इस तरह से लिंक देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर सबसे लिखने का तरीका क्या है, जेंगो के अंदर उस फाइल का लिंकिंग किस तरह से करते हैं, सबसे पहले आपको लिंक करना है, ये तो आपको पता ही है, REL मतलब स्टाइल शीट है क्योंकि, ठीक है, और टाइप देना उसका टेक्स्ट स्लैश CSS, राइट। और उसके बाद कैसे करोगे, कैसे करोगे, उसके बाद क्या लिखना है, HREF मतलब जो उसका पाथ है, फिर कहाँ है आपके ऊपर ये लगाना पड़ता है। देखो, जेंगो के अंदर कोई भी फाइल को आप इमेज हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, उसको आपको कर्ली ब्रेसेस से ही आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये लगाओ, परसेंट लगाओ,
ठीक है, परसेंट लगाया आपने, फिर आप स्पेस दे के लिखो स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक मतलब स्टैटिक फाइल है। उसके बाद आप ये कोलन कोट्स लगाओ, सिंगल कोट, और आप उसकी लिंक दो, मतलब वो स्टैटिक फ़ोल्डर के है अंदर है, वो तो पता है, देखो स्टैटिक यहाँ हमने लोड कर दिया, स्टैटिक के अंदर है, और यहाँ भी हमने लिख दिया कि स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है? तो स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर कहाँ? सीएसएस स्लैश क्या नाम था? स्टाइल, स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है? स्टाइल डॉट सीएसएस। अब क्या जी? अब बस लास्ट में आपको वो तो करना होगा ना, परसेंट लगाओ और इसको क्लोज़ कर दो। अच्छा कराइए, देखिए, वो सीएसएस जो फ़ोल्डर था, जो सीएसएस की फ़ाइल थी, उसको यहाँ पर उसने अब इंक्लूड कर लिया, ठीक है? अब वो सीएसएस की फ़ाइल को इंक्लूड कर लिया। तो अब देखिए, अब जो एचटीएमएल का पेज है हमारा, वो सीएसएस के साथ है, ठीक है? मतलब आपको सीएसएस कहाँ रखना है? style.css के अंदर, वो कहाँ? स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर। आप चाहें छोटा-मोटा सीएसएस हो तो आप इसी के अंदर रख सकते हो, जैसे पहले से था ये पेज, ठीक है? लेकिन आपके पास बड़ी सीएसएस की फ़ाइल है, तो इसके अंदर रखोगे तो ये तो कचरा हो जाना है, राइट? कचरा हो जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे, फिर मतलब मेन डेटा पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से ये है, राइट? ये तो आपने देख लिया कि स्टैटिक फ़ोल्डर, अगर इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट होता, इसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट होता, तो जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं अपन? अपन ऐसे लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट, ठीक है? और इस तरह से होता है। और तो यहाँ भी अपन चाहें तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, या फिर अगर दूसरे फाइल के अंदर आपने लिखा है तो यहाँ पे src होता है, और जहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक देना होता है कि कहाँ है। मान लीजिए आपका जेएस कोई फाइल है, तो मान लीजिए इस तरह से है, script स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इस तरह से कुछ है, ठीक है, फाइल का नाम। तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा? साइड से आप ये दे दीजिए, परसेंट लगा दीजिए, और स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर है, STATIC से स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर है, और यहाँ पे ये इसको ये कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट में क्लोज़ कर दीजिए इससे, ठीक है? तो अब script.js नाम की जो फ़ाइल होगी उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, और इसके अंदर उसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा है जावास्क्रिप्ट का, वो इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से पाइथन जेंगो में अब जो स्टैटिक की फ़ाइल है उसको अपन करते हैं, ठीक है? ये तो आपका काम हो गया, जी। उसके बाद आपने देखा किस तरह से स्टैटिक, अब पेज बनाना आपके हाथ में, जैसा पेज बनाओ, ये तो इंडेक्स की फ़ाइल है, जैसा पेज बनाओ आपने देखा। अच्छा, इंडेक्स के अंदर भी, ये इंडेक्स है ना, इसके अंदर भी अगर जो इंडेक्स का पेज देखिए, जो होम था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है ना। अब क्या करता हूँ मैं, जो अपने रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल बनाया था, वो अपन यहाँ भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लोड स्टैटिक कर देते हैं। लोड स्टैटिक कर, अब ये क्या, इसको आप यहाँ पे बस आप लिंक दे दीजिए, किसका? ये वाली, ठीक है? ये वाली लिंक आप खुद से बना सकते हो। ये वाली लिंक अगर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है? ये रख दिया style.css, तो अब अभी मुझे ये स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब style.css के अंदर जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो यहाँ कर लेगा। अब इसको रिफ्रेश करिए। अब ये देखिए बॉडी कैसा बन गया, ठीक है? बॉडी कैसा बन गया? क्यों बॉडी ऐसा बन गया? क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेज का बॉडी देखिए, बैकग्राउंड इसका, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है? रजिस्ट्रेशन पेज में पूरा-पूरा ब्लैक था, इसलिए यहाँ ब्लैक हो गया। अपन क्या करते हैं, style.css को लेके style1.css बनाते हैं, ठीक है? और कहाँ बनाएँगे? इसी स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर। मैंने बनाया STYL style1.css, राइट? अब इसके अंदर क्या है, अब इसको जब रिफ्रेश करिएगा तो ये खत्म हो गया। अब ठीक है, CSS भी खत्म हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स पेज पर CSS लिखा था, अब है ही नहीं, हटा दिया। अब क्या, क्यों लिंक कर दिया उसको style1.css। तो style1.css में क्या करता हूँ, .h1 के लिए बनाता हूँ एक, ठीक है? कलर, कलर मान लीजिए ब्लू, ठीक है? अब देखिए हो गया, देख रहे हो? अब मैंने इसके अंदर फंक्शन ये नहीं लिखा, बस लिंक कर दिया, किसको? फाइल को, कौन सी सीएसएस की फाइल है, और इसके अंदर आप जितना चाहे उतना इस फाइल के अंदर सीएसएस लिखो और इसको रिडायरेक्ट कर लेगा। बस आपको लिंक करना है, लोड स्टैटिक, ये चीज़ मत भूलिएगा। देखिए, मैं अगर इसको हटा दूँ तो एरर देगा ये, एरर दिया। स्टैटिक जो आपने लिखा है यहाँ पर, आप स्टैटिक को लोड करना भूल गए। जैसे अपन कोई पाइथन का वो इस्तेमाल करते हैं ना, पाइथन का मान लीजिए कोई मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं तो उसको इम्पोर्ट भी तो करना होता है, इस तरह से लोड करना। आप रिफ्रेश करिए, चलिए हो गया। अच्छा, ये चीज़ देखा आपने, ये रजिस्टर पेज पे किस तरह से अपन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? रजिस्टर पेज कहाँ गया जी? ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है? तो इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, देखिए अब कम हो गया, वेटेज कम हो गया इसका, लोड तुरंत ले लेगा। मतलब इसके अंदर सीएसएस बहुत सारा भरा पड़ा था, तो उसको मैंने क्या किया, एक फाइल के अंदर रख दिया, उसको लिंक इस तरह से कर दिया मैंने। अब जावास्क्रिप्ट का भी कोड होगा, तो वो जावास्क्रिप्ट का फाइल बना दीजिए और इस तरह से इसको टैग बना दीजिए, इम्पोर्ट कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए
मैं जो आपको एक चीज बताने वाला था, अब यहाँ से किस तरह से अपन फाइल को कॉल करते हैं, जिस भी HTML वाली फाइल को कॉल करना हो आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको डेटा भेजना हो यहाँ से तो कैसे करेंगे? हालांकि ये बहुत बड़ी चीज होती है, पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा जो आप भेजते हैं, जो बैकएंड से मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए स्टैटिक और डायनामिक में अंतर यही होता है कि स्टैटिक चेंज नहीं होता है किसी के लिए, डायनामिक यूजर बाय यूजर चेंज होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई डेटा भेजता हूँ। कैसे भेजो डेटा? मान लीजिए वेरिएबल भेजने का तरीका क्या है, अब कोई भी डेटा हो किसी ना किसी वेरिएबल के ही अंदर होगा। मान लीजिए a इक्वल टू 12 है, a इक्वल टू 12, एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब क्योंकि पाइथन की फाइल है ना, तो इसी तरह से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का। अब इसको हमें भेजना है कौन, अच्छा आप ये देखो कौन से फंक्शन के लिए तैयार किया, उसी पेज पे आप भेज सकते हो। रजिस्ट्रेशन पेज, मतलब ये वाला रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। और reg.html, जो reg नाम का मैंने फाइल बनाया html, उसी पे भेजना है। तो कहाँ भेजना है? मान लीजिए ये रजिस्टर है ना, इसके जगह मैं क्या करता हूँ, नाम भेजता हूँ। सॉरी, चलिए इसको नहीं बनाते, नेम इक्वल टू मान लीजिए रवि, ठीक है। रवि है, मैं चाहता हूँ कि रवि यहाँ प्रिंट हो। अच्छा, सिर्फ रवि ही नहीं, जो भी यूजर हो वो प्रिंट हो। रवि, मान लीजिए फिलहाल मैं रवि कर रहा हूँ, तो कैसे भेजोगे आप चाहे यहाँ पे हजारों वेरिएबल बना सकते हैं लॉजिक के अनुसार। बिजनेस बिजनेस का जो लॉजिक होता है ना, यही पर लिखा जाता है उस फंक्शन के ही अंदर। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है बिजनेस का, चाहे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना रहे हो, या कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो यहीं पे आप उसका वेरिएबल लिखते हो। यहाँ तक कि पेमेंट मेथड का भी जो वेबसाइट अपन बनाते हैं, यहीं पर पेमेंट डिफाइन करते हैं इस तरह से। मान लीजिए मनी इक्वल टू 1000, 1000 इसी से यहीं पे डिफाइन करते हैं, और फिर पूरा का पूरा वेबसाइट होता है। यहाँ से डेटाबेस तक यहीं से होता है, इसी फंक्शन के अंदर। अच्छा, इसको नेम जो भी है, इसको भेजोगे कैसे? तो यहाँ पे जैसे आपने लगाया ना, पहला पैरामीटर ये डाला रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर पेज का नाम, एक पैरामीटर आप और लगा दीजिए, और डिक्शनरी फॉर्मेट में, याद रखिएगा डिक्शनरी फॉर्मेट में भेजते हैं डेटा को। काई फॉर्मेट में भेजते हैं? डिक्शनरी फॉर्मेट में। ये डिक्शनरी है ना, कर्ली ब्रेसेस, तो इसके अंदर नेम डाल दीजिए, एक वेरिएबल बना दीजिए नेम। और नेम के अंदर क्या भेज रहे हैं? इस वेरिएबल को भेज रहे हैं अपन। ये जो नेम वेरिएबल है, तो ये कुछ और भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि नेम ही होगा। आप मर्जी है कि मैं यूजर नेम लिखना भेजना चाहती हूँ, SUSERNAME, यूजर नेम इक्वल ये नेम, ठीक है। अच्छा, इसको आप वो कर दीजिए, मतलब क्या, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। आपको याद है डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू, की पेयर वाला, ये की है, ये वैल्यू है। अच्छा, इसको मैंने क्यों नहीं डाला कोट्स के अंदर, क्योंकि तो वेरिएबल है ना, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको अपन कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये तो डिफाइंड नहीं है ना यूजर नेम, तो ये की है, हो गया, ठीक है, की हो गया। अब ये इस तरह से आपने अगर डाल दिया, ये कहाँ जाएगा? ये आपके, आपने इस पेज पर भेजा, ठीक है, इस पेज पर ये की है। आपको पता है डिक्शनरी कैसे एक्सेस करते हैं? की के थ्रू एक्सेस करते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू के अंदर क्या है? नेम, नेम के अंदर क्या है? रवि, रवि एक वेरिएबल है, और ये क्या है? ये की है, इसी के थ्रू एक्सेस करते हैं अपन। 1 में क्या है, 2 में क्या है, अगर मैं आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था डिक्शनरी क्लास में, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू एक डिक्शनरी है, तो इसका एक पहले की देते हैं ना, फिर 12 मान लीजिए अगर उसकी वैल्यू, या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही है, रवि है मान लीजिए, और 2 में क्या है, उम, मिथुन है मान लीजिए, और फिर ये की है, की में कुछ भी दे सकते हो आप, स्ट्रिंग हो सकता है, मान लीजिए एज भी हो सकता है, ये भी एज एक की है, ठीक है, एज 12 ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। अब ए को आप प्रिंट करिए, देखिए, अब ए का आप ये प्रिंट कर सकते हैं कि ए का एज क्या है, सॉरी, एज आप डाल रहे हो तो वो देना पड़ेगा, स्ट्रिंग बना के देना होगा, एज वैल्यू 12। देखो, ये वैल्यू है, ये की है, और ये वैल्यू है, तो की की मदद से अपन वैल्यू का डेटा निकाल सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये की है, आप देखते हैं की की मदद से कैसे निकाल सकते हो आप। reg.html, मतलब ये जो पेज है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर नाम प्रिंट हो, ठीक है, रजिस्टर की जगह पे। तो रजिस्टर है ना, रजिस्टर की जगह पे ये रजिस्टर, अब क्योंकि स्टैटिक है, क्या है, स्टैटिक, यहाँ पे चाहता हूँ मैं डायनामिक हो, मतलब बैकएंड से डेटा आए। तो बैकएंड से डेटा तो आपने भेज दिया, यहाँ पे आपने देख लिया किस फंक्शन डिक्शनरी के फॉर्मेट में भेजते हैं। ये बैकएंड से डेटा तो आपने भेज दिया स्टैटिक पे, कहाँ, पेज पर। यहाँ पे आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन की मदद से करोगे, ये जो की है ना, ये की मदद से करोगे। तो ये क्या, रजिस्टर की जगह पे आप क्या करो, आप लगा दो यूजर नेम। तो क्या था वहां पे, स्मॉल यू था, ठीक, यूजर नेम, ठीक है, आप प्रिंट कर दो यूजर नेम। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है।
लेकिन यूजर नेम ही प्रिंट हो गया भैया, ये तो स्टैटिक ही है, ठीक है। कैसे करोगे? ठीक है, तो ये डेटा आपका डायनामिक आ गया, राइट। तो डायनामिक मतलब यूजर नेम के अंदर, यूजर नेम एक वेरिएबल है, मतलब की है, क्या है? की है। तो इस की के अंदर ये जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, मुझे भी नहीं पता, जो भी वैल्यू होगा, ये अभी तो मैंने खुद से लिखा है, ये तो डेटाबेस से आएगा, डेटाबेस से आएगा मतलब डायनामिक है। तो अब यूजर नेम यहाँ पर हमने लिख दिया, और दोनों साइड से दो दो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे हम पैक करने के लिए, ठीक है। दो दो कर्ली ब्रेसेस इन द सेंस कि आप पाइथन का वेरिएबल कोई डिफाइन करने जा रहे हो, ठीक है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, HTML के पेज पर जब आप पाइथन का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हो, ठीक है, कोई वेरिएबल जो बैकएंड से आ रहा है, तो उसको दोनों साइड से दो दो ये कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, बीच में यूजर नेम, जो भी आपका वैल्यू की है, की डाल दीजिए। अब इसके अंदर यूजर नेम के अंदर डेटा होगा, ठीक है। रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ पे रवि आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप चेक करने के लिए यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, पाइथन का फाइल है ना, तो पाइथन के अंदर कुछ भी कर सकते हो, प्रिंट नेम, ठीक है। अभी तो मैंने खुद लिखा है स्टैटिकली, जब डेटाबेस आप पढ़ोगे तो डेटाबेस से आएगा डेटा, तो ये जो आप रिफ्रेश करोगे ना, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब ये चलेगा। तो कॉल कब होगा? जब ये इस यूआरएल को कॉल किया जाएगा। रिफ्रेश करिए और अपने पेज पे चेक करिए, सर्वर पर प्रिंट हुआ कि नहीं, देखिए रवि प्रिंट हुआ, ठीक है। आप जो चाहे वो कर सकते हो। और अब इस तरह से डेटा भेजने का तरीका ये है, रवि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो डेटाबेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो डेटाबेस के अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा। डेटाबेस से निकालना आपका काम है, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे चाहिए कि यहाँ पर टाइम प्रिंट हो, ठीक है, टाइम, राइट। तो टाइम कैसे करूंगा? ये देखिए, टाइम के लिए क्या करते हैं अपन, इंपोर्ट करते हैं टाइम, ठीक है। इंपोर्ट करें टाइम, और यहाँ पे टाइम इक्वल टू, अच्छा टाइम वेरिएबल नहीं बनाते क्योंकि टाइम तो उसका नाम है, TUR अंडरस्कोर टाइम, करंट टाइम इक्वल टू, क्या करते हैं, टाइम डॉट टाइम, ठीक है। टाइम डॉट टाइम, टाइम से इससे टाइम प्रिंट होता है। चलिए अपन प्रिंट करके देखते हैं टाइम प्रिंट हो रहा है कि नहीं, टाइम प्रिंट हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हमने क्या भेजना है, टाइम, और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, करंट अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। और यहाँ टाइम नहीं, ये इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं ना, ये टाइम फाइंड करेगा, इस वेरिएबल के अंदर रखेगा, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मतलब करंट टाइम हमने दे दिया, और किस वेरिएबल के अंदर रखा, मतलब ये जो हमारा है ये क्या है, की है, और ये वैल्यू है। तो की कहाँ आएगा, ये करंट टाइम जो है अपन कहाँ लिखेंगे, स्टाइल के अंदर नहीं, इस रजिस्ट्रेशन यहाँ मुझे चाहिए प्रिंट करना, ठीक है, डेटा वो HTML वाली पेज पर, यहाँ मैंने लिख दिया करंट टाइम, दोनों साइड चाहिए, कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। चलिए अपन करते हैं क्या, रिफ्रेश, देखिए करंट टाइम, अच्छा एक सेकंड, सेकंड में आ गया। अच्छा प्रिंट, यहाँ पे टाइम हमने लिखा ना, प्रिंट, एक सेकंड, प्रिंट करंट टाइम, ठीक है, ये प्रिंट भी करेगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, करंट टाइम यहाँ प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। और टाइम कैसे करते, करंट टाइम को क्या करता हूँ, टाइम को हटा के मैं करता हूँ, टाइम से नहीं, डेट टाइम से ले लेते हैं अपन, इम्पोर्ट मान लीजिए फ्रॉम डेट टाइम, इम्पोर्ट डेट टाइम, ठीक है। इसे मैं कर लेता हूँ करंट, करंट टाइम इक्वल टू, मान लीजिए डेट टाइम डॉट नाउ, एक फंक्शन होता है, ठीक है, टू डेट टाइम डॉट नाउ। तो अब ये इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, तो मैं इस वेरिएबल को तो ऑलरेडी भेजा हुआ। चलिए अब करते हैं रिफ्रेश, एरर तो नहीं है, आप यहाँ चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से नो एरर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डायनामिकली डेटा, पाइथन जो भी निकाल रहा है, पाइथन के थ्रू होना चाहिए लॉजिक आपका, पाइथन जो भी निकाल रहा है, मतलब मार्च 14 2022 8:55 AM, जो भी चीज निकाल रहा है पाइथन, आप उसको अगर फ्रंट एंड पर भेजना चाहते हो डायनामिकली, अब देखो ये चेंज होता रहेगा, अभी 8:55 है, ठीक है, रिफ्रेश करोगे अभी भी 8:55 है, क्योंकि अभी चल रहा होगा टाइम, वो बार बार कैलकुलेट करेगा, उस फंक्शन को हिट करेगा, करंट टाइम निकालेगा, ठीक है। जो भी सिर्फ टाइम तो मैंने आपको डेमो दिखाया कि किस तरह से डायनामिक वर्क करता है। देखो रिफ्रेश मैं कर रहा हूँ, देखो अब 8:56 हो गया, समझ रहे हो ये किस तरह से वर्क करता है डायनामिकली। अब देखो स्टैटिक होता तो ये संभव नहीं था जब तक जावास्क्रिप्ट ना लगाओ, लेकिन अब ये देखो जेंगो है तो मैं रिफ्रेश करता हूं, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से अब ये डायनामिक है, अब ये समय के साथ साथ बदल रहा है डेटा,
ठीक है? और आपने देखा कि किस तरह से डेटा को बैकएंड से फ्रंट एंड तक भेजते हैं। अब डेट टाइम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और जहाँ आपको रखना है, जहाँ आपको लगता है रखना है, वहाँ भेज दीजिए, ठीक है? जहाँ आपको लगता है वहाँ भेज दीजिए। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया आज हमने क्या पढ़ा, स्टैटिक को कैसे ऐड करते हैं, जो सीएसएस की फाइल होती है। उसके बाद बैकएंड से वेरिएबल को कैसे फ्रंट एंड पर भेजते हैं। तो एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आप किसी पेज पर भेज सकते हो। मान लीजिए अबाउट सॉरी index.html है, कहाँ है डेटा? ये index.html है ना, होम वाला, जो होम का यूआरएल था यहाँ पे, होम का यूआरएल्स देख लीजिए, होम का यूआरएल्स, ठीक है? तो होम का यूआरएल्स कहाँ, यहाँ है। मुझे चाहिए कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल भेजूँ, a इक्वल टू मान लीजिए 12, b इक्वल टू 13 और c इक्वल टू a प्लस b। अब मुझे चाहिए c का डेटा भेजना है, ये c भेजना है, ठीक है? तो आप a पे भी c कुछ भेज सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ डेटा, सबको भेज रहा हूँ। a के अंदर क्या जाएगा, a जाएगा, बी के अंदर क्या जाएगा, बी और सी के अंदर क्या जाएगा, सी। अच्छा ये क्या है, पहला ए क्या है, की है, दूसरा ए वैल्यू है। तो अच्छा की है ना, ये की डिफाइंड तो है नहीं, इसको रखना पड़ेगा एक उसके स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है? ये भी डिफाइन नहीं है और ये भी डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है भैया, हमें तो सिर्फ वैल्यू डिफाइन किया है ना, सिर्फ वैल्यू भेजना है, ये तो की है। तो अब इसको कहाँ रखेंगे अपन, इसको कहाँ, होम डॉट एच टी एम एल में, ठीक, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है? ये देखो, दिस इज एच टी एम एल फाइल एक्सेस्ड बाय ये वो, ठीक है? मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है? ये हटा दिया, ये क्लास h1 भी हटा दीजिए। h1 टैग के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, a का वैल्यू लिखना है। देखो दोनों साइड से 2 लगाएंगे, ठीक है? a, चलिए अपन प्रिंट करा के देखते हैं। 12 प्रिंट हो गया। समझ रहे हो किस तरह से स्टैटिक डायनामिक है ये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक में कि द वैल्यू ऑफ a इज, अब देखिए द वैल्यू ऑफ एज 12, 12 कहाँ से आ रहा है, बैकएंड से, ठीक है? अब इसी चीज को मैं करूंगा द वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे क्या करूंगा बी। अब बी क्या है, डिक्शनरी फॉर्मेट में की है 13। अब क्या करूंगा, द वैल्यू ऑफ सी इज, और यहाँ पे सी डाल दूंगा, सी, ठीक है? अब क्योंकि ये 3 डेटा मैंने बैकएंड से भेजा है, द वैल्यू ऑफ सी इज 25, ये दोनों को ऐड किया कर बैकएंड में भेजा था ना, तीनों डेटा। अच्छा मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, वैल्यू ऑफ डी इज, यहाँ पे डी करता हूँ, देखते क्या होता है। द वैल्यू ऑफ डी इज प्रिंट हुआ, क्योंकि ये स्टैटिक है, स्टैटिक डेटा है, लेकिन डी का वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुआ, डी का वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुआ, वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि डी डेट बैकएंड से आया ही नहीं डेटा, अभी भी खोज रहा है, ठीक है? तो देखो इस तरह यहाँ हमने प्रिंट किया, क्या किया, 12 को प्रिंट किया, 13 को प्रिंट किया, 25 को प्रिंट किया। तो गाइस इससे एक बार सीख दे रहा हूं आपको, जब भी HTML पेज पर पाइथन का कोड आपको लिखना हो, मतलब स्क्रिप्ट, पाइथन को बोलते हैं ना, स्क्रिप्टेबल लैंग्वेज भी है, बैकएंड है, फ्रंट एंड, हर जगह काम आता है। तो जब भी HTML के पेज पर आपको पाइथन की फाइल, मतलब पाइथन का कोड लिखना हो, प्रिंट करना हो, तो दोनों साइड से डबल कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना होगा, दोनों साइड से डबल कर्ली ब्रेसेस आप लगा दीजिए। तो पाइथन का जो चीज आपको प्रिंट करना है वो आप डाल सकते हो। आई होप आप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इस तरह से आप, एक तो डी था नहीं, तो देखो डी था नहीं तो आधा वैल्यू प्रिंट हुआ और आधा, मतलब क्योंकि डी नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं आया, ठीक है? तो हाँ, अगर होता तो प्रिंट करता, ठीक है? अभी यही तक है। मैं क्या करता हूँ, मैं व्यूज से डी नाम का एक वैल्यू भेज देता हूँ, एक डी नाम का मैं क्या करता हूँ, एक की बनाता हूँ, उसके अंदर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू भेजता हूँ कुछ भी, जैसे हेलो जी, ठीक है? एक मैंने डी नाम का पेयर बनाया, की बनाई, एक वैल्यू बनाया उसका। अब वैल्यू और की स्ट्रिंग और कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब देखिए वैल्यू ऑफ डी इज हेलो जी, ठीक है? तो देखो डायनामिक बैकएंड से आ रहा डेटा, अपन इस तरह से फ्रंट एंड पर पार्सर करते हैं, भेजते हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक यहाँ तक क्लियर है। आपको कोई डाउट है आप मैसेज करिए, लाइव चैट में भेजिए, कमेंट करिए, जो जैसे आपको करना है आप करिए, बस आपका ये प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए, ठीक है? जहाँ तक मैंने किया वहां तक आपका भी होना चाहिए, वरना अगर प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीनशॉट भेजो, मैं तुरंत सॉल्यूशन दूंगा, क्विक सॉल्यूशन दूंगा, क्विक, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है, तो मिलते हैं किसी और अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।